बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज 28 अगस्त 2024 था। आज ताजरों की जानिब से मुल्क भर में हड़ताल की गई थी। खैबर से कराची तक तमाम कारोबारी मराकज़ बंद थे और ये तारीख के अंदर होने वाली हड़तालों में सबसे बड़ी हड़ताल के अंदर शुमार की जाती है ताजरों में, क्योंकि माजी के अंदर जो हड़तालें होती थीं उसमें 50% के करीब मराकज़ खुले होते थे और 50% के करीब बंद हुआ करते थे। लेकिन अब की बार 70% से ज़ायद मराकज़ बंद रहे हैं। 30% ने अगर मराकज़ खोले भी हैं तो वो उस मौक़िफ़ की तायीद करते हुए नहीं खोले कि जिन्होंने हड़ताल के बायकॉट का ऐलान किया था। वो ताजरों का विंग जिसे सियासी ईमा हासिल होती थी उनकी जानिब से हड़ताल की बायकॉट की कॉल को मुस्तरद करने का ऐलान था, लेकिन उन पर भी लोगों ने कान नहीं धरे। मजमूई तौर पर मुख्तलिफ शहरों का अगर अहवाल सुनाएं, लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पेशावर, मजमूई तौर पे हमें ये देखने को मिला है कि ताजरों ने भरपूर यकजहती का मुजाहरा करते हुए हड़ताल की जो कॉल दी थी उसके ऊपर बाकायदा तौर पे अमल दरामद भी करवाया। जमात इस्लामी उसके लोग भी सड़कों पे निकले और उन्होंने बाकायदा तौर पे बाज़ारों का भी दौरा किया और वहाँ पर जो दुकानें खुली हुई थी उनको ये कहा कि अगर कुली तौर पर हमने अपने मौक़िफ़ की तायीद करवानी है और अपने मौक़िफ़ पे साबित कदम रहना है तो फिर आज के दिन कारोबारी मराकज़ को बंद रखना होगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। हुकूमत का ये भी मानना है कि अगर कोई गलती है तो बैठ के बातचीत कर सकते हैं, लेकिन FBR के साथ होने वाली बातचीत तवील दौरानिए पर मुहित मुज़ाकरात की जो टेबल सजाई गई थी उसका अगर कोई नतीजा नहीं निकला तो आज की हड़ताल का नतीजा फिर क्या निकलेगा, ये एक सवाल बनता है। दूसरा ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सितंबर के दूसरे हफ्ते में ज़रा ये बताते हैं कि वो इलाज की गर्ज से लंदन जाएंगे। इब्तदाई तौर पे जब वो पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कुछ दिनों बाद ये बात की थी कि वो इलाज के लिए दोबारा लंदन जा सकते हैं, लेकिन फिर इलेक्शन हुए तब भी वो इलाज के लिए लंदन नहीं गए। इलेक्शन के बाद 6 महीने का दौर गुजर चुका, जब वो उन्होंने मुकम्मल खामोशी भी इख्तियार कर ली। ये भी ऐलान हुआ कि मुल्क के तूलो अर्ज़ में जलसे किए जाएंगे, ना तो जलसे किए गए, ना वो वज़ीर आज़म बने, ना ही बाकायदा तौर पे वफाक में किसी बड़ी मीटिंग का हिस्सा बने। और अब इत्तलात ये हैं कि मामूल के चेकअप के लिए वो जाना चाहते हैं। इसके पीछे के मुहर्रिकात क्या होंगे, अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से क्या बातें हैं, इसी पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। आज की हड़ताल की कॉल किस हद तक आप देखते हैं कि ताजरों के लिए सूदमंद रही होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें, आज की हड़ताल ताजरों और बाकी लोगों को साइड पे रख दें। आज की हड़ताल एक रेफरेंडम था, 8 फरवरी से भी बड़ा रेफरेंडम। यह हुकूमत दावा करती थी कि हम ट्रेडर्स के ज़रिए हुकूमत में आते हैं, हम कारोबारी लोगों के ज़रिए हुकूमत में आते हैं, हमारे साथ ताजर तबका है। देखें, ताजर तबके की हर दुकान पे 5, 6, 7, 10 मुलाजमीन भी होते हैं और उनके साथ और भी बहुत से लोगों का रोज़गार वाबस्ता होता है। आज मुल्क भर में तारीखी एहतजाज हड़ताल हुई, तारीखी हड़ताल। अगर कोई शख्स ये कहे कि यह हड़ताल जुज़वी थी तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता। अगर कोई ये शख्स कहे कि किसी एक शहर में मार्केटें खुली थी तो उससे बड़ा झूठा भी कोई नहीं हो सकता। बात यह है कि आज उन मार्केटों में भी मैंने देखा, मिसाल के तौर पे मैं नई मीर साहब के देख रहा था कि उनके प्लाजे में उनकी जहाँ चंद दुकानें हैं उनमें वैसे एक आधी खुली होगी। सेल बट राडोस वाले उनकी प्लाजे में भी एक आधी खुली होगी। हार्ड रोड पे जो मुस्लिम लीग नून के तरफदार थे उन्होंने 1-2 दुकानें उनके प्लाजों में खुली होगी, टोटल बंद था बाकी, यानी 99.9% दुकानें बंद थी। आप उन गली मोहल्लों की जो खाने पीने की दुकानें उन्हें मत गिना करें। आज लोगों ने एक फैसला दिया कि वो इस हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ हैं। आज लोगों ने फैसला दिया कि बिजली के बिल जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज अवाम ने फैसला दिया कि जनाब हम आपकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, आपकी पॉलिसियों को तस्लीम नहीं करते। ये एक रेफरेंडम था या सर, और ताजरों को इसका फ़ायदा हो या ना हो, मैं ये बात देखिए, ताजरों को इसके फ़ायदे के लिए अभी बड़ी लंबी जंग करनी पड़ेगी। इसलिए कि आज हुकूमत की तरफ से कह दिया गया हम नहीं मानेंगे जी, हम मैं ना मानूं वाली बात कह दी गई है और ये चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन आज की हड़ताल से आपको इस एक बात का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। जो बहुत से लोग एक बात कहते थे कि जनाब फलां सूबा नहीं निकलेगा, फलां सूबे में एहतजाज नहीं हो सकता, आप भी कहते थे, मैं भी कहता था,
लेकिन आज ये बात साबित हो गई है कि सबसे ज़्यादा जो तालाबंदी थी, सबसे ज़्यादा जो शटर डाउन था वो पंजाब में था यासर जी। और ख़ासकर उन शहरों में जिन शहरों को मुस्लिम लीग नून अपना घर समझती है, जिन शहरों में पूरी रात प्रोपेगेंडा होता रहा, जिन शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रही, बंद पड़े थे। अकबरी मंडी बंद पड़ा था, अंदरून शहर बंद पड़ा था। भाई ये मियाँ बरादरान की हल्की है ना। उसके बाद हार रोड बंद पड़ा था, मियाँ साहब का हल्का है। बीडन रोड बंद पड़ा था, मार रोड बंद पड़ा था, टेम्पल रोड बंद पड़ा था, फिरोजपुर रोड बंद पड़ा था। कौन सा आप एरिया लेते हैं, एम मालम रोड बंद पड़ा था, औरीका बंद पड़ा था, लिबर्टी बंद था, फीस सेंटर बंद था, आप जे रोड बंद था। इसी तरह आप शेखुपुरा में चले, किस शहर में आप बात करते हैं, कहाँ पे नहीं। अच्छा, लोग इस तरह लगता था जैसे इंतजार में हैं, लोग अपना अंदर का गुबार निकालना चाहते थे, लोग एक मैसेज देना चाहते थे, लोग एक पैगाम देना चाहते थे कि लो जी असी बड़े गुस्से च जे। सब कैसी कैफियत होगी कि जब हालात भी ठीक नहीं गुजर रहे, माली बोझ भी आपके ऊपर पड़ा हुआ है, और उस सब के बावजूद आप अपनी दिहाड़ी मार के आप एहतजाज पे जाएं, ये कितनी बड़ी कैफियत होती है। सर ये देखें, जब उन्हें पता है कि मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है इसलिए कि ये बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, या तो बिजली का बिल अदा करो तो यहाँ बच्चे को स्कूल भेजो। जब एक शख्स को पता है कि सारा दिन सुबह से लेकर रात तक मैं दुकान खोल के बैठा हूँ, बिजली भी चलनी है, मैंने मज़दूरों को पैसे भी देने हैं, मैंने यहाँ पे खाना भी खाना है, लेकिन रात को जब बचत देखूंगा तो बचत मेरे पास ना होने के बराबर हो। जब चीज़ महंगी होगी, जब उस पर टैक्स लगेगा, तो मुझे बताए खरीदार कहाँ से आएगा यासर साहब? नहीं आएगा तो वो क्या करेगा? वो कहेगा यार इससे बेहतर है यार मैंने भूखा ही बनना है ना, तो अपने घर बैठ जाओ यार, कुछ ना कुछ जो है घर बैठ के शायद मेरी कुछ बचत हो जाए। तो लोगों ने आज बड़ा सख्त रिएक्शन दिया है, बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है, और इतना सख्त रद्द-ए-अमल है, अगर कोई ऐसी जमहूरी हुकूमत होती जो वाकई हुकूमत होती, मैं इसलिए ये लफ्ज़ कह रहा हूँ कि आज सरवर बारी साहब का आपने नया एक सर्वे देखा है ना 4 हलकों का, उसके बाद तो वैसे ही इनका जनाजा निकल गया ना, फाफन वाला जी। तो ये सारी चीज़ें जब आपके सामने आएंगी ना, आती हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, तो एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह होगी यासर साहब कि आज रेफरेंडम था, रेफरेंडम में अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। ताजरों को मज़ीद लॉलीपॉप दिया जाएगा, लेकिन ताजरों से ये टैक्स जरूर लें। अच्छा, टैक्स देने से कोई इंकारी नहीं है, लेकिन फिर टैक्स, मैं भी टैक्स दे रहा हूँ ना, आप भी टैक्स दे रहे हैं, और हम बड़े बहुत से लोगों से पहले से टैक्स दे रहे हैं। अगर आपने टैक्स लेना तो फिर टैक्स एक ले लेना यार, 40 टैक्सों की आपने लिस्ट बना के रख दी है। बिजली के बिलों में भी आप टैक्स ले रहे हैं, आप कूड़ा टैक्स भी ले रहे हैं, आप खाने पीने की अशिया में भी टैक्स ले रहे हैं, आप दुकानदारों से फिक्स टैक्स भी ले रहे हैं। एक 15,000 कमाने वाले दुकानदार को आप 25,000 टैक्स देंगे, वो कहाँ से देगा जी? बता दें मुझे। अभी मोटरवे पे जो टोल टैक्स बढ़ाया गया, और मोटरवे पे टोल टैक्स भी बढ़ा दिया, मोटरवे पे चीज़ों की कीमतें भी बढ़ा दी, सब कुछ ही कर दिया है। चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी हैं, लेकिन उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? वो एक्सपायरी जूस पीने से वो चार हलाकते हुई, जो हलाकते हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार उन लोगों को होना चाहिए था जिनको चेक करने की जिम्मेदारी दी गई थी। 2 छोटे बच्चे थे, ठीक है, उसका होना चाहिए था ना। इस पे कत्ल का मुकदमा उस बेचने वाले पे और उसको चेक करने वाले पे, इन दोनों पे होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। हाँ, इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं। यहाँ पे एक ही काम है कि जाकर बस आप एक सियासी जमात को आपने खुड्डे लाइन लगाना है, आपने सियासी मुखालफिन जो है उन पर तनकीद करनी है, आपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ सारा कुछ करना है। इसके अलावा आपके पास है क्या? कोई एक ऐसा मंसूबा बता दें जिसमें आप ये कह दें कि जनाब ये मंसूबा हमने इतने अरसे में पाए तकमील तक पहुँचा दिया है। हाँ, एक मंसूबा इन्होंने बचाया यासर साहब, इसने अवाम को भूखा, अवाम को तड़पता हुआ करने का जो वादा वो पूरा कर दिया। अवाम भूख से मर रही है, तड़प रही है, बिजली के बिल अदा नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने की हैं, और उस पर ये वैसे भी मेरे ख्याल से PhD कर चुके हैं, और उसमें इनकी माहराना राय जो है वो भी शामिल है, सारा कुछ है। तो अब क्या करेंगे यासर साहब? आज मैंने एक बड़े सीनियर मुस्लिम लीगी से पूछा, जब मैंने मियाँ साहब की वतन से रवानगी, तो मैं उन्होंने कहा यार इलाज कराने जा रहे हैं, उनका चेकअप होना है। मैंने कहा यार इस मुल्क में सबसे ज़्यादा इक़्तिदार आपका रहा,
इस मुल्क में सबसे ज़्यादा वक्त आप लोगों ने गुजारा, अब भी इक़्तिदार आपका है। तो मैं कह यार, मैं फिर एक पंजाबी का फ़िक्र है वो मैं अदा या टीवी पे तो नहीं कर सकता, उनके सामने मैंने अदा कर दिया था। मैं कहा फिर वो ही हो कि अगर आप एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके कि जिस अस्पताल में आप अपने लीडर का इलाज कर सकें, आप एक डॉक्टर ऐसा नहीं ला सके जो आपके लीडर का यहाँ पे डॉक्टर हैं, अस्पताल है, हम ये कि आप कहें कि आपका लीडर है जो है वो किसी एक ऐसे अस्पताल डॉक्टर को पसंद नहीं कर सकता तो यहाँ पे हो, क्योंकि उनको आबो हवा किसी और जगह की चाहिए। यासिर साहब, अब वो इनके सियासी मुखालिफिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि वतन, मैं सियासी मुखालिफिन नहीं हूँ, आप जानबूझ के ना बीच में से निकाल के बात ना लगाया करें, मैं सच्ची बात करता हूँ। ये सिर फाड़ के बैठ गए जो पुरानी बुढ़ियाँ बैठ दी हैं, गल करो जो करना लिए ना। मैंने ये कहा कि आप जिस तरह ये कह रहे हैं उस तरह नहीं, आपने कहा था आपको जिस तरह उनके फिक्रा में निकलवा के दोबारा सुना सकता हूँ। मैं माजरा चाहता हूँ, बात करें ना। आपने कहा वतन से रवानगी, ऐसा ही कहा ना आपने जी। तो उनके सियासी मुखालिफिन कहते हैं कि वतन को रवानगी। देखिए मैं इसलिए ये नहीं कह सकता, मैं कहूँगा तो आप चाय का कप मेरी तरफ फेंक देंगे यार। नहीं, मुझे समझ नहीं ना आती, मुझे डर लगता है। मैं इतना शिद्दत पसंद नहीं हूँ। नहीं, शिद्दत पसंद सभी आ गए हैं आप उनकी मोहब्बत में इतने आगे निकल गए हैं। शुक्र है आज आपने ये नहीं कहा कि हड़ताल नाकाम हो गई है, मुझे तो यही डर लगा हुआ था आप यही ना कह दें, आपको पुरानी फुटेज निकाल के ना चला दें जिस तरह एक सरकारी टीवी चला देते हैं। तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनते हैं, सुन लें। हाँ सुने। तलाल चौधरी साहब ने मैंने देखी है, बड़ी फूल बूटे देखे खलो के पीछे लगे। तलाल चौधरी साहब का गुफ्तगू में क्या कहना है वो जरा सुनिए, उस पर जरा फिर बहसो मुबाहिसा करते हैं। अपने आप को इनकलाबी कहने वाले और कहने वाले कि वो निजाम में तब्दीली चाहते हैं, असल में ये इक्तदार तक पहुंचने के लिए कोई भी कंधा चाहते हैं, अपने केसेस को माफ करवाने के लिए एनआरओ चाहते हैं और इक्तदार में पहुंचने के बाद करप्शन और लूटमार का पैसे का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा चाहते हैं। देखिए, तलाल चौधरी साहब ने अपनी राय दी है, तलाल चौधरी साहब का हक बनता है। तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कोई इक्तदार के लिए कंधे ढूंढ रहे हैं, तो तलाल चौधरी साहब उन कंधों का जिक्र क्यों नहीं करते? उन कंधों का जिक्र कर दे ना, केवल कौन से कंधे हैं जिनको वो ढूंढ रहे हैं, उनके नातवा और वो कौन से लोग हैं जो इनको कंधा देना चाहते हैं। नहीं अगर बताना चाहते तो मैं बता देता हूं। मैं बता देता हूं, फिर बात सुन लेना। तलाल चौधरी साहब के नातवा कंधे हैं ना, वो उन कंधों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। हाँ बस नहीं कर सकते ना, नहीं तो मुझसे पूछ लें कि जिस वो जेल का दरवाजा खुला था उसके बाद किसने किसको फोन किया था, फिर उसके बाद किसने किसको कहा था चले अब जेलें तो हमारे अंडर आती है ना, हम तो फिर सख्ती करके दिखाएंगे ना, हम तो अपने वफादार लगा ही लेंगे ना। छोड़ दे, फिर बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। जैसा बात यह है कि आप उस कंधों का जिक्र भी करें ना, अगर आप जिक्र नहीं कर सकते तो क्यों अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप में इतनी हिम्मत नहीं है। आज डी चौक में क्या नारा लगा? आज वकास अकरम शेख की तकरीर के दौरान किसके नारे लगे? क्या वहां पर गूंजा नहीं नाम इमरान खान का? क्या वहां पर कैदी नंबर 804 के नारे नहीं लगे? मुलाजमीन आपके, मुलाजमीन वफाकी हुकूमत के, अभी आपने बरतरफ भी नहीं किया, अभी नौकरियों से भी नहीं निकाला, लेकिन वो नारा क्या लगा रहे? और किसको कहां पे रोकेंगे? हड़ताल होती है, मार्केटों में जाते हैं लोग, किसके नारे लगाते हैं? एहतजाज होता है, किसी का भी होता है, नारा किसका लगता है? किस को रोकेंगे यार? कौन सी जबान को बंद करेंगे, काटेंगे, क्या करेंगे? और जलसे का ये खौफ है कि आप कहते हैं जनाब जलसे में बंदे नहीं थे, बंदे आने नहीं थे, तो एने कंटेनर किए थे 4 बहाना से रखे संजय। वो तो आज आमिर फारूक साहब ने भी पूछा ना। आप पूछा ना उन्होंने? हाँ, उन्होंने कोई रोड था जो ब्लॉक नहीं था, जस्टिस ने कहा, कोई सड़क थी जो ब्लॉक नहीं थी। उन्होंने कहा जी वो टीएलपी वाले भी आके चले गए, वो जमात इस्लामी भी आके चली गई, बाकी भी आके चले गए, तो ये किसके लिए कंटेनर लगा के पूरे इस्लामाबाद को बंद किया हुआ है आप लोगों ने? ये सवाल उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने उनके पास एक ही फिक्र होगा 9 मई, तो फिर मेरे पास फिक्र है बिल्कुल 9 मई के मुल्ज़िमों को कड़ी सजा दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मुल्ज़िमों को भी दें, नैब कोर्ट पर नैब के दफ्तर में हमले के मुल्ज़िमों को भी दें, पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ के जहाज को हाईजैक करने वालों को भी दे सजा फिर सबको। इस पर खामोशी क्यों है? उस पर सजा क्यों नहीं? उस पर गिरफ्त क्यों नहीं?
सबको देना यार यासर यहाँ पे पता क्या माहौल हो गया हुआ है? कैसा? अभी मैं ये लिख रहे बूटी होती है ना ये। अच्छा, आप भी लगाते हैं? मुझे आज एक बंदे ने भेजा, उसने कहा पता है आपको ये राना साहब बड़ी टीवी पे ऐड चले हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, आपने भी देखे होंगे। जी जी। उसके इलेक्शन हुए तो उसमें भी सियासी इलेक्शन थे, एक पीपल्स पार्टी, एक तहरीक इंसाफ, एक मुस्लिम लीग नून, एक को कोई और इस तरह सपोर्ट कर रहे थे। 6-7 यूनिट वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे। जो सबसे फेवरेट जिसको कहा जा रहा था, जिसकी एहसन इकबाल साहब भी कंपेन कर रहे थे और एहसन इकबाल साहब वोट डाल भी रहे थे, डलवा भी रहे थे, वो इलेक्शन हार गए। एक वसीम नज़ीर ग्रुप इलेक्शन यहाँ से जीत गया, जवेद सलीम कुरैशी एहसन इकबाल साहब का ग्रुप था, और इशफाक शाह तहरीक इंसाफ का था। इशफाक शाह KPK से बारीक से जीत गया, पीपल्स पार्टी का बंदा इलेक्शन जीत गया। अब मजे वाली बात है, यहाँ हमारे यहाँ पे तो 2 नंबर इतनी है हर शोबे में। ये इंजीनियर हैं, इनके शोबे में क्या होता है कि गुजरांवाला से जो इशफाक शाह पहली दफ़ा इलेक्शन ला रहा था, फर्स्ट टाइम। अच्छा। बाकी दो 3 दफ़ा की समझ लो कि पुराने सियासतदान ने जिन्होंने काम ही हो जाता है। तो इशफाक शाह पहली दफ़ा इलेक्शन ला रहा था, उन्होंने वहाँ पर अपना इलेक्ट्रिकल का एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया। जो उम्मीदवार खड़ा किया उसने क्या किया, उसने ऊपर वाले दोनों उम्मीदवारों से राब्ते कर लिए अपने मुखालफिन से। अच्छा। उन्होंने कहा उत्तो वोट था अनुभव मांगे, तुझे थड्डो मनु पवाना। ये अक्सर औकात हमारे दूसरे इलेक्शन और वो जैसे होता है। और वो चीफ वहाँ पे चीफ इंचार्ज था, चीफ सपोर्टर था, इंचार्ज था गुजरांवाला का पूरे का, इशफाक शाह ग्रुप का। अपना वोट भी इशफाक शाह को नहीं दिया, ऊपर दिया उसको जवेद सलीम कुरैशी को, और नीचे उनसे वोट लिए, फिर हार गया। यही हाल हमारे सियासतदानों का होता है। किस में खराबी दूर करेंगे? इशफाक शाह साहब तो कह रहे होंगे कि सोच में हूँ सभी इस बार कहाँ जाएंगे, आस्तीन झाड़ दी तो यार कहाँ जाएंगे। तो ये तो हाल है यासर। लेकिन मुझे बात होता है यासर साहब, आपकी मेरे पास आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास हो गया मुझसे ज़्यादा, क्योंकि मेरा हल्का अखबाब जो है वो बहुत छोटा सा है। अच्छा, आपका हल्का जो है वो बहुत बड़ा है। अच्छा। ये मियाँ साहब इलाज के लिए जा रहे हैं या नहीं? डॉक्टर ने टाइम ही सर इस वक्त का दिया। डॉक्टर ने? हाँ। ये डॉक्टर अदनान है? नहीं, डॉक्टर सर वो पूरा तज्जियाती माहौल देखता है, पहले बयानात देखता है। सर आपको पस मंज़र ज़रा देखना होगा। एक वक्त था, ये आज से कोई 4 हफ्ते पहले का, जब जेल से एक डिमांड आती है कि ECL पे मेरा भी नाम डालें, मियाँ नवाज़ शरीफ का भी डालें, शहबाज शरीफ का भी डालें, आसिफ जरदारी का भी डालें। फिर आज से 5 दिन पहले वहाँ से बयान आता है कि किसी ने बैग पैक कर लिया। तो सर वो तज्जियाती माहौल देखता है, फिर उसके बाद उसके पास इतला कहाँ से आती है? जिन है कोई वो अब ये तो इंफॉर्मेशन है। अब ये तो जेल का अमला तो बदल देते हैं, तो अब मियाँ साहब के घर का अमला भी बदल दे। मुझे बताया ना कहाँ से इतला आती है? ये तो मालूम नहीं कि किसने इतला दी होगी, क्योंकि ऐसी तो चाय में कोई भी 2 दिन पहले नहीं थी। नहीं है तो थी। वो जा रहे हैं मियाँ साहब ऐसे सरने में? तो सर यही है कि दूसरे हफ्ते में जाएंगे। दूसरे हफ्ते में जाने। ईद मिलादुन नबी वहीं करेंगे या यहाँ करेंगे? सर वो लगता है छोटी ईद भी वहीं पे करेंगे। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो मुलाकात की है जरदारी साहब से मुलाकात करने के बाद, कहा जा रहा है कि उन्होंने 2 सेनेट की सीटें, हाँ, लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होने वाले इत्तेहाद के बारे में गुफ्तगू की है। फैसल कुंडी साहब का क्या कहना है वो ज़रा मुलाहिजा करें। हमारी सूबाई हुकूमत को समझती है, और जो मैं समझता हूँ वो तो बिल्कुल अमन मान में जो है नाकाम हो चुकी है कंट्रोल करने में। तो उनको मरकज़ से सपोर्ट लेनी चाहिए। बड़ा भाई किसी लिए जब मुश्किल में होता तो बड़ा भाई आपको सपोर्ट करता है। CM साहब लोगों से दस्तखत लड़े कि मुझ पर आप एतमाद करें, इससे पहले कि उसको सरकारी तौर पर एतमाद के वोट के लिए कहा जाए, या ऐसा ना हो कि अदम एतमाद की तहरीक या कोई जो है इंटरनल चेंजेस की तरफ बात हो। तो अच्छी बात, लोगों से दस्तखत लेने से और अंगूठे लगाने से बेहतर है कि असम्बली आकर एतमाद का वोट ले लें। और मौलाना फजल रहमान साहब भी बड़े जीरक सियासतदान हैं, चुन चुन के बदले ले रहे हैं। कौम को रोजाना बताते हैं कि देखिए ये वही लोग हैं जो मुझे बुरा भला कहते थे, आज मेरे दर पे हाजिर हैं और मुझे कहते हैं कि हमें कोई नुस्खा दिया जाए ताकि हम इस मुश्किलात से निकलें। तो PTI को चाहिए इत्तेहाद करने से पहले मौलाना साहब को उनका माल गनीमत वापस कर दें, उसके बाद ही आगे चलेंगे ना। वो कहते हैं मौलाना से इत्तेहाद करने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माल गनीमत वापस कर दें। अब ये इत्तेहाद में दरार डालने की बात है या फिर कोई अंदरूनी खबर दे रहे हैं? वो बात यह है कि अंदर का जो गुस्सा होता है ना, ये कुंडी साहब इलेक्शन किससे आ रहे हैं? मौलाना से। मौलाना के मुकाबले में ही खड़े होते हैं ना, अरयमीन गंडापुर के मुकाबले में खड़े। कितनी दफ़ा इलेक्शन आ रहे हैं? मैं हार दे हम देने ऐसा ही है ना। तो अब मुझे बताएं, कुंडी साहब को इस बार तो काफ़ी उम्मीद थी। किस चीज़ की? जीतने की। अच्छा। लेकिन इलेक्शन हार गए ना।
और उनका वोट बैंक देखने क्या है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी लीड से हारे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अभी उन्होंने एक फ़िक्रा कहा कि चुन चुन के बदले लेते हैं मुखालफिन से, तो क्या ये नून लीग से चुन चुन के बदले ले रहे हैं, वो इनके सियासी मुखालफ हैं, इलेक्शन में क्या नारा होता था, या नून लीग इनसे बदले ले रही है? कौन ले रहा है? ये क्यों अपने माजी पे भी नज़र नहीं दुलाते? क्यों ये अपनी सियासी जमातों पे भी बातें नहीं करते? क्यों आज इनकी पीपल्स पार्टी के जखरानी साहब क्या यूटिलिटी स्टोर वालों के जलसे में नहीं गए? क्या वहाँ पे जाकर उन्होंने कहा नहीं हम आपके साथ खड़े हैं? तो किससे बदला ले रहे हैं? वो किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे? वफाकी हुकूमत के खिलाफ? तो वफाकी हुकूमत का इत्तेहादी कौन है? वफाकी हुकूमत किन के कंधों पे खड़ी है? किन के? इन्हीं के कंधों पे खड़ी है ना। बात यह है, बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने आज तहरीक इंसाफ के एक बड़े जुम्मेदार शख्स से पूछा, मैंने कहा ये मौलाना साहब 2 सेनेट की सीटें, उसके बाद भी उन्होंने कहा तुमने तो कल व्लॉग कर दिया था, हमने तो तुम्हारा कल व्लॉग सुन लिया था, ये एक बड़े टीवी ने खबर तो आज दी है, तुमने तो कल व्लॉग में कह दिया था मौलाना साहब की डबल गेम। मैंने कहा चले मुझे छोड़े, मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन आ गई थी किसी जगह से, तो ये आप दे रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं दे रहे। नहीं दे रहे। मैंने कहा जी वो कोई, उसने कहा बात ये है कि मैक्सिमम क्या कर लेंगे, वो एक कर देंगे, एक करारदाद लाएंगे या एक वो पेश करके मंजूर कर लेंगे कि जनाब 23 जज हो जाए। उसने क्या हो जाए 23 जज, मंसूर अली शाह साहब की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? भाई बेंच तो आपके बनाए हुए कानून के मुताबिक पहले 3 जजेस सीनियर ने बनाना है ना, ऐसे ही। वो 3 सीनियर जजेस कौन है किसको नहीं पता? मुनीब अख्तर साहब है, चीफ जस्टिस साहब है, और साथ यह्या साहब है। तो फिर तो उनके होते तो इनकी मर्जी का बेंच नहीं बनेगा। 23 से 43 ले आए। अगर मर्जी का बेंच भी बन जाए तो क्या वो आइन से हटके फैसले करेंगे, कानून से हटके फैसले करेंगे? आप एक बात ज़हन में रखिएगा, यासर साहब, मुझे उसने ये बात जिस तरह कही मैं आपको बताऊं, उसने कहा एक बात ज़हन नशीन कर लें कि सबसे पहले मुज़ाहमत का आगाज जुडिशली से हुआ। हाँ। उसने कहा आप फिर ज़हन में रखिएगा कि अगर इन्होंने कोई ऐसी करारदाद मंजूर की, कोई ऐसी आईनी चिक लेकर आए जिससे अदलिया पर हमला हुआ, अभी तक जो कर रहे हैं, उसने कहा अदलिया के अंदर से क्या होगा ये सोच नहीं सकते। उसने कहा अब तो मजिस्ट्रेट बोल पड़ता है, अब तो इंस्ताज दहशतगर्दी का जज बोल पड़ता है, अब तो सेशन जज बोल पड़ता है, अब तो हाई कोर्ट के जज बोल पड़ते हैं। क्या वो 6 जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उनमें से कोई एक वापस हुआ? रिटर्न हुआ कोई वापस? यानी किसी एक ने दरखास्त वापस ली? नहीं। फिर आप क्यों ये खाम ख्याली? उसने कही बात यह है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई ऐसा कंधा ना हुकूमत को मिले जिससे हुकूमत ये साबित कर सके कि हम ताकतवर हो गए हैं। उसने कहा अभी तो उन्होंने इतना टूटना है। मुझे उसने कहा क्या किसी को यकीन था कि हड़ताल कामयाब होगी? मैंने कहा जी बिल्कुल, हमें भी यकीन नहीं था। उसने कहा हो गई ना। उसने कहा एक इब्तदा होती है, उसके बाद फिर आप उसे रोक नहीं सकते। यानी इंतहा इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। एक ब्रेक लेती हैं राना साहब, ब्रेक ले। शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल, कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी खलफशार का शिकार है, लेकिन उनके अपने रहनुमा कहते हैं कि ये किसी की खाम ख्याली है कि हमारे अंदर कोई दरार पैदा कर सके। हम ये भी सुनते हैं कि पंजाब के अंदर भी तब्दीलियाँ हुई, हम ये भी सुन रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी तब्दीलियाँ हो रही हैं, हम ये भी सुन रहे हैं कि लोग मुखालिफ खड़े हो रहे हैं, हम ये भी सुन रहे हैं कि उनको राम करने की कोशिश भी की जा रही है, हम ये भी सुन रहे हैं कि अपोजिशन के साथ इत्तेहाद हो रहा है, और हम ये भी सुन रहे हैं कि अंदरूनी इत्तेहाद भी ख़राब हो रहा है। लेकिन मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है वो पार्टी के साथ इंटैक्ट है, वो पार्टी से पीछे नहीं हट रहा। मुख्तलिफ बयानियाँ आते हैं, वो उनसे सरफ़े नज़र कर जाता है, लेकिन उनका बयानिया अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ आता है तो वो उस पर कायम रह जाता है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? वो बाउंडिंग कौन सी हैं जिसने इस तरीके से कारकुन को इंटैक्ट किया है? इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
शौकत यूसुफजई साहब, अभी कुछ देर पहले हम फैसल करीम कुंडी साहब का एक शॉट सुनवा रहे थे। वो कह रहे थे कि जो वज़ीर आला हैं वो एतमाद के वोट के लिए या एतमाद के लिए लोगों से दस्तखत करवाते फिर रहे हैं, अंगूठों के निशान लगवा रहे हैं। उन्हें असेंबली में आके एतमाद का वोट लेना चाहिए इससे पहले कि उनके खिलाफ अदम एतमाद आ जाए। ये सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में क्यों पनप रही? बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी 4 मरतबा अली अमीन गंडापुर से शिकस्त खा चुके हैं। उनको रिलीफ में अगर गवर्नरी मिली है तो मेरे ख्याल से वो अपने उसको एंजॉय करना चाहिए। वैसे अपने हुदूद से बढ़कर बातें ना करें। जब 4 मरतबा, सियासी तौर पे तो यही होता है ना, 4 मरतबा आपने शिकस्त खा ली तो आपकी तो हैसियत ही खत्म हो गई। अब किसी की वजह से आप यहाँ बैठे हैं तो बैठे रहें, अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। जो जब जरूरत पड़ी तो एतमाद का वोट भी ले लेंगे। देखिए, ये एक चीज आपने जो आखिरी बात की ना, वो ये कि वर्कर जो है वो इनटेक के साथ, और वजह क्या है? इमरान खान। तो जब तक इमरान खान का एतमाद हासिल है अमीन गंडापुर को, कोई उन्हें हटा सकता है ना, कोई पूरी पार्टी भी इधर उधर हो जाए तब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये ऐसी फजूल बातें हैं, इधर हो गया, कोई उधर चला गया, किसी ने मुखालफत कर दी। ये एक आपको याद होगा कि एक मरतबा 20 MPs को पार्टी से निकाल दिया गया था, तब भी हमने 2/3 अक्सरियत हासिल की उसके बाद भी, क्योंकि वोट इमरान खान का है। अगर कोई ये समझता है कि जी मैं बहुत बड़ी चीज हूँ और मैं मुखालफत कर लूंगा तो इस तरह हुकूमत गिर जाएगी या कमजोर हो जाएगी, ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है अली अमीन गंडापुर ने, मेरे ख्याल से पहली दफा। पहले ऐसा होता था कि हमारी पार्टी के अंदर मुखालफत शुरू हो जाती थी, और लेकिन ये कि आखिर वक्त तक उनको कोई कुछ नहीं कहता था। लेकिन अब ये है कि अगर कोई डिसिप्लिन की वायलेशन कर रहा है तो पार्टी उसके खिलाफ बाकायदा एक्शन ले रही है। तो देखें अभी कहाँ तक ये चीजें चलती है। लेकिन मेरा जो मानना है जो कि तहरीक इंसाफ अब बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, अब जरूरत है कि इसमें डिसिप्लिन हो और डिसिप्लिन रिएक्शन लिए जाएं। तो जो उन्होंने लिए हैं अली अमीन गंडापुर साहब ने, मेरे ख्याल से इसके फायदा होगा। इसका आइंदा जो भी बात करेंगे डिसिप्लिन के अंदर बात। शौकत यूसुफजई साहब, साबिक सदर आरिफ अलवी साहब को ज़िम्मेदारी दी गई है कि इख्तलाफात ख़त्म करें, लोगों के आपस में बिठाएं। आज उनके राब्ते भी हुए हैं, आप क्या समझते हैं कितना मौसर होगा? देखिए, मेरे ख्याल से किसी का जाती इस तरह नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते। ये हालात अभी पैदा नहीं हुए हैं। ये छोटे मोटे इख्तिलाफात हैं, जैसे फंड के हवाले से होंगे, हल्कों के हवाले से होंगे, किसी का गिला शिकवा होगा, या हम जैसे लोग जो सीनियर लोग थे इलेक्शन हारे हैं, हमारी भी ख्वाहिश थी, लोगों पार्टी के लोगों की भी ख्वाहिश थी कि सीनियर लोगों को भी कैबिनेट में लाया जाए, नहीं लिया गया। तो ये छोटे मोटे इख्तिलाफात हैं, गिले शिकवे हैं। ये मेरे ख्याल से इस आरिफ अलवी साहब के लेवल के भी नहीं थे, लेकिन बहरहाल पार्टी ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कोई इशू नहीं होगा, ये सारे मिल बैठ जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली लोग सारे इमरान खान के साथ, सबको पता है। और अगर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, कोई वायलेशन करेगा तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। फिर उसके बाद अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो वो किसी भी पार्टी में चला जाए, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, ये सबको पता है। तो ले दे के मेरे ख्याल से पुरानी तनख्वाह पे ही काम करना पड़ेगा सबको। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, अगर बात देखी जाए अंदरूनी इख्तलाफ की, आपसे मंसूब एक बयान चल रहा था कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो पार्टी के अंदर इंतशार पैदा कर रही हैं। ये बात अगर आपने की तो उसके पीछे की मंतिक क्या थी, क्या वजूहात थी? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने ये बयान सुना, क्योंकि मेरे पूरा स्टेटमेंट आप देख लें, मैंने कभी ये बात नहीं की थी, क्योंकि मैं अलीमा खान साहिबा की बहुत इज्जत करता हूँ। वो मेरी माँ की तरह है, और जाहिर इमरान खान की बहन है, बड़ी बहन है, तो उनके लिए भी माँ का दर्जा रखती है। तो मतलब ये इस तरह मैं बड़ा, मुझे अफसोस भी हुआ। सिर्फ मैंने ये कहा था क्योंकि मैं जब इंग्लैंड से वापस आया तो मुझे जर्नलिस्ट की कॉल आई, और उन्होंने कहा, वो मीडिया, वो भी बड़ा चैनल है, और उन्होंने मुझे कहा कि अलीमा खान का दौरा हो रहा है, वो जाके अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुहिम चला रही है। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, हमारी पार्टी में मोरूसी सियासत नहीं है, अलीमा खान साहब हमारे लिए मोहतरम है। अगर वो इमरान खान के लिए आवाज उठा रही है तो ये उनका हक है, इसलिए कि उनकी बहन है, वो ज्यादा परेशान है उनके लिए। तो अगर वो लोगों को मोबालाइज कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अली अमीन गंडापुर की मुखालिफत कर रही है तो तब भी उसकी कोई वो नहीं होगी, इसलिए कि उनको तो इमरान खान ने बनाया ना। अगर कोई मसला है तो इमरान खान से बात की जाए।
तो ये मैंने बात की थी और मैंने कहा कि हर इंडिविजुअल अगर इस तरह फैसले करने लगा हो या किसी हुकूमत को गिराने लगा तो इससे इंतशार बढ़ेगा। तो वो एकदम उन्होंने ये कहा कि जी वो इंतशार फैला रहे हैं, इस तरह मैंने नहीं कहा था। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने ये सवाल पूछा, मेरी वजाहत आ गई, क्योंकि मुझे अंदाजा हुआ है क्योंकि आलिमा खान साहिबा से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है। मेरा तो बहुत ज्यादा 96 से हूँ मैं, उस वक्त मैं यंग था, तो अभी तक मतलब जाहिर है उन्होंने ये मैंने भी सवाल इसी वजह से पूछा कि मुझे भी वो स्टेटमेंट सुन के हैरत हुई थी। लेकिन यंग आप अब भी हैं, ये ना कहें जो कि मैं आपको मुझे खुद बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन मुझे चूंकि एक स्टेटमेंट जब चल जाती है ना, फिर आप अगर वजाहत करें तो उस बड़े चैनल पे फिर इस तरह वजाहत नहीं आती है। लेकिन आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया और ये वजाहत शायद वो देख लें तो मेरे खिलाफ उनके दिल में जो नफरत पैदा हुई होगी वो शायद खत्म हो जाए, क्योंकि मैं तो अभी भी कहता हूँ कि मेरी माँ की जगह हूँ। शौकत साहब, एक तो आप जवान हैं, अभी बूढ़े नहीं हुए, क्यों आपने आपको बुरा समझते हैं? यंग हैं अभी आप, बल्कि आपके बाल भी काले हैं, यासर के और मेरे तो सफ़ेद हो गए हैं। तो जी ये किसी को बताना नहीं कि काले क्यों हैं। शौकत साहब, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में, जिस तरह आज एक बड़ी भरपूर हड़ताल हुई पूरे पाकिस्तान में, और अक्सर लोग बातें करते थे कि पंजाब में नहीं होगा, लेकिन आज पंजाब ने भी एक रिकॉर्ड तोड़ दिया और शायद कोई एक ऐसी छोटे किसी कस्बे में शायद दुकानें खुली हों, लेकिन बड़े तमाम शहर, बड़े तमाम मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद थे, तमाम प्रेशर के बावजूद भी। क्या आप समझते हैं कि आज की शटर डाउन के बाद किसी चीज़ का आगाज़ हो गया है? देखिए, मेरे ख्याल से ये तो हम पहले से ही कह रहे थे कि जो हालात पैदा किए गए हैं, आपने जितने टैक्स मुतारिफ कराए हैं, मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं सुना था कि आप बिजली के मीटर पे भी आप किराया दें, जबकि आपके अपने घर के ऊपर मीटर लगा है, आपने अपने पैसों से ख़रीदा है, और उसके ऊपर जो एक इनकम टैक्स आप बिहार में जमा कर रहे हैं, एक इनकम टैक्स आप बिजली के बिल में भी दे रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी और लोग परेशान हैं, उनको परेशानी नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इससे मुश्किलात कितनी होगी, ये ज़रूर देखना होगा, क्योंकि हड़ताल तो इतनी कामयाब थी कि अभी तक मैं जब आ रहा था, रास्ते में था, तो पेशावर तो कम्प्लीटली बंद था ना। लेकिन अब देखना ये है कि हुकूमत जो IMF का जो 7 अरब का वो था, वो भी मुझे लटकता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि चीन और सऊदी अरब का जो 9 अरब का वो था पैकेज था, वो भी मुझे उसमें भी कुछ वो नज़र आ रहा है, मुश्किलात नज़र आ रही हैं। तो ये बनेगा क्या? ये लोग तो चले जाएंगे। मियां साहब तो अभी से जा रहे हैं ना, नवाज शरीफ तो अभी से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो मुश्किलात नहीं देख सकते, वो तो अपने आराम की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अब ये देखना है कि ये ना हो कि शहबाज शरीफ किसी दौरे पे जाके वहीं रह जाए, क्योंकि मुश्किलात बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आप देखेंगे कि अगर ये हुकूमत ने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जिससे आवाम को रिलीफ मिले, तो ये तो आवाम तो बेचारी मर रही है, कोई बिजली का बिल जमा नहीं कर रहा है। अब मैं घर में बैठा मेरे पड़ोस में बंदा अभी मैं मिला था उससे आते हुए, तो बिजली का बिल उसने हाथ में पकड़ा कि जी कल लास्ट डेट है, 2 तारीख को लास्ट डेट है। तो मैंने कहा कितना आया? कहते पिछली दफ़ा 1,83,000 आया, इस दफ़ा 1,48,000 आया, तो ये मैं कहाँ से दूँ? अब या तो ये कि नहीं देगा तो बिजली कटेगी, और अगर देगा तो फिर वो किराए के घर में रह रहा है, वो क्या करेगा? तो ये मुश्किलात हैं, लोगों को ये समझना चाहिए इस बेअकल हुकूमत को। अब ये आवाम को क्या बता रहे हैं, क्या दे? कोई अवामी बात तो होती भी नहीं आजकल। आप देखें असम्बली के अंदर जो है वो अगर कानून साजी भी हो रही है तो किस लिए हो रही है कि इमरान खान को कैसे खराब किया जाए, तारिक इंसाफ को कैसे बैन किया जाए, ये इस तरह की कानून साजियां हो रही हैं। मतलब वो अवाम के लिए कोई कानून साजी नहीं हो रही। अब ये देखना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बहुत बड़ा खतरा मुझे नजर आया आज। अच्छा, शौकत यूसुफ, जिस तरीके से शटर डाउन हुआ। सर ये बताइए, मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो इत्तेहाद की बातें चल रही हैं, हमें ये मालूम पड़ा कि 2 सेनेटर्स के लिए उन्होंने ताउन मांगा, उसके बदले पार्लियामेंट में वो ताउन करेंगे। जो कुंडी साहब हैं वो ये कहते हैं कि चुन चुन के मौलाना बदले ले रहे हैं आप लोगों से। ये इत्तेहाद आपको पाया तकमील तक पहुंचते दिखाई देता है? देखिए, कुंडी साहब तो अपने शिकस्त के जख्म चाट रहे हैं। वो उनके अल्फाज जो है ना, वो देखें गवर्नर को जो है ना बड़े निपे तुले अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। और जब से वो इस खैबर पख्तूनख्वा में आया है, एक इंतशार ही नज़र आ रहा है, जबकि आईनी ओहदा इनको चाहिए था कि वो मुल्क सूबे के जो मुश्किलात हैं उसमें कोई रोल अदा करता, जो सूबे के बकायजात है उसमें कोई रोल अदा करता, लेकिन
वो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जख्म पे नमक छिड़कने के लिए बैठा है और उसकी बातों से अजीब सी मुझे समझ नहीं आ रही है। बाकी रह गया मौलाना साहब को, देखिए सब जानते हैं कि अगर मौलाना साहब ने हमें सपोर्ट किया ना किया, लेकिन अगर पीडीएम की हुकूमत में शामिल हुआ या किसी तौर पे भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मिला तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। ऑलरेडी आप देखें कि कितना उनको दंड पड़ा है पीडीएम की सदारत लेने के बाद। खैबर पख्तूनख्वा में तो बिल्कुल वॉश आउट हो गई है जेयूआई। लेकिन अब भी अगर उनके लिए मौका है कि वो पीटीआई को सपोर्ट करे तो कुछ उनकी लाज रह जाएगी। हो सकता है इलेक्शन में कुछ सीटें वो ले लें, लेकिन अगर वो इस तरह करेंगे कि जी सेनेट की कि जी मैं 2-3 दिन पहले मैं कह चुका था कि वो जाएंगे नहीं, लेकिन वो कुछ शराइत मनवाना चाहते हैं, लेकिन उसका मैंने जिक्र इसलिए नहीं किया था कि मैं फिलहाल मुनासिब नहीं समझता था। लेकिन अब ये मीडिया पे वाजे हो गया है कि जी वो क्या चाहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि पीटीआई जो है वो इस चीज़ पे राजी हो जाए कि वो उनको कोई सेनेट की सीट ऑफर करे। ये मुझे तो नहीं लग रहा है, अपेरेंटली तो कोई ऐसी बात नहीं है और ना हमें ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में हमें उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर मुल्क के अंदर वो चाहते हैं कि जी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ख़त्म हो, उसके लिए वो भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो इस कोशिश को मिला के अगर वो एक मुतहिदा पोजीशन में काम करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरा आखिरी सवाल है 8 तारीख को जलसा देख रहे हैं आप? देखिए ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि 8 सितंबर का जलसा अगर ना हुआ तो मेरे ख्याल से वो मौजूदा लीडरशिप के लिए बड़े प्रॉब्लम खड़ी करेगी, क्योंकि जो पीटीआई की खासियत ये है और मेरे ख्याल से इमरान खान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसका वर्कर चार्ज है। आप जहाँ भी जाए पीटीआई का वर्कर आपको चार्ज मिलेगा और वो चाहेगा कि जी तहरीक चले। तो अब ये है कि वो तहरीक तो हम पुरअमन ही होगी और जाहिर है कोशिश यही होगी कि तहरीक पुरअमन हो। और अगर ये पुरअमन जलसा भी ना करा सके तो मुश्किलात पार्टी के लिए बहुत बढ़ेंगे, मौजूदा लीडरशिप के लिए बहुत बढ़ेंगे। लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे वो इमरान खान की तरफ से हो कि जी जलसा मुलतवी हो गया, किसी की तरफ से भी हुआ। तो इस बार मुझे लग रहा है कि जो गम और गुस्सा हमने देखा है 22 को, वो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा, हम अपने हलकों में, मैं परसों किया था अपने हलके में तो मुझे बड़ा लोगों ने बातें सुनाई। तो जाहिर है हर एक को इस तरह होगा कि भाई ये क्यों इस तरह क्यों हो रहा है। तो किसी के पास इसका जवाब नहीं है ना जवाब है कि क्यों नहीं हो रहा है। इमरान खान जेल में है, लोग चार्ज हैं, लोग तहरीक चलाना चाहते हैं, वर्कर निकलना चाहते हैं, लीडरशिप क्यों रोक रही है। तो ये इस तरह के सवालों का जवाब देना मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन जाहिर है हम चाहते हैं कि ऐसी तहरीक चले जो काबू में आओ, बेकाबू तहरीक ना चले, ना अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो, क्योंकि ऑलरेडी मुल्क मुश्किल में है और इमरान खान भी नहीं चाहता कि मुल्क की मुश्किलात में इजाफा हो। इसलिए वो बार बार जो बात कर रहे हैं कि जी मुल्क के लिए वो बात कर सकते हैं, मुल्क के लिए, मुल्क की मुश्किल से निकालने के लिए बात हो सकती है, अपने डील के लिए वो बात नहीं करेंगे। मुझे यकीन भी है इमरान खान जो लग रहा है, यानी जिस तरीके से कारकुन चार्ज है, अगर अब की बार इमरान खान भी अगर उन्हें कह दें कि जलसा नहीं होगा तो वो कारकुनान के लिए मानना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगी। स्टे विद अस। के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सियासी सूरत हाल के जिसमें आज की हड़ताल जो थी वो काफ़ी अहमियत की हामिल है और एक ऐसे वक्त में कि जब हम IMF से कर्ज लेना चाह रहे हैं, लेकिन IMF का जो रवां इजलास है, रवां हफ्ते आएगा 7 तारीख को जो इजलास होने वाला है, उसमें भी लिस्ट के अंदर पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है, यानी एजेंडे में अभी पाकिस्तान ज़ेर गौर नहीं है। ये जो डिले हो रहा है ये पाकिस्तानी मईशत के लिए कितना नुकसानदेह और ये हड़तालें कितनी नुकसानदेह, और आने वाले दिनों में जो हुकूमती इक़दामात हैं, जो तरजीहात हैं, उसको आवाम मानने को किस हद तक माइल है, इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदुखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मंदुखेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कादिर मंदुखेल साहब, आज की जो आप शटर डाउन हड़ताल है उसको किस नज़र से देखते हैं, और अगर इतने बड़े पैमाने पर इंटेक्ट रह के उन्होंने हड़ताल कर ली है तो ये हुकूमत के लिए कितना मुश्किल है और हुकूमत को इस पर क्या इकदाम उठाना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में बिल्कुल हड़ताल या हड़तालियों का जो मुतालबा है वो बेहतरीन भी है और उनका हक भी है। और उनका ये कहना है कि आप टैक्स पे टैक्स लगा रहे हो,
आप ये चीज देख ले कि महंगाई सिर्फ आटा चीनी नहीं हुई, आप राशन की दुकान पे चले जाए, हर चीज जो ना वो 200-300% जो ना महंगा हुआ है, आम जो जिंदगी की जरूरियात है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसी सूरत हाल में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखें, अभी पिछले हफ्ते मेरे टॉक शो में किसी रिपोर्टर ने बताया कि 9 करोड़ की लागत से स्पीकर पंजाब असेंबली की गाड़ी खरीदी गई है, 2 करोड़ उनकी डिप्टी सेक्रेटरी के लिए और डिप्टी स्पीकर के लिए, और साथ साथ उन्होंने कहा 10 लाख के 2 मोबाइल भी खरीदे। अब आप मुझे बताओ कि इस मुल्क में जहां गुर्बत की लकीर से नीचे यहाँ हर चीज तबाह बर्बाद है, वहां 10 लाख के स्पीकर पंजाब असेंबली मोबाइल खरीद रहे। आपने कभी सुना है कि मोबाइल भी कोई सरकारी खर्चे से खरीदा जाता है? तो अगर ये आपके खर्चे हो, ये आपका सूरत हाल हो, तब तो ये तो नई बात है सर। जब कहा यह जा रहा था कि बारूदी सुरंगें बिछा के चली गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और हम किफ़ायत शारी मुहिम के ऊपर चलेंगे, 2022 की बात कर रहा हूं, तो तब भी किफ़ायत शारी मुहिम के दौरान इस गरीब आवाम के अमीर वज़ीर आज़म के वज़ीर आज़म हाउस के लोगों को साल में 3-3 बार एजाज़िया दिया गया सर। अवाम उस वक्त भी भूखे मर रहे थे। आप यकीन करेंगे कि वज़ीर आज़म हाउस तो मैंने जिंदगी में जब पहली मरतबा देखा, मैं तो वो जो मेन रोड पे सेक्रेटरी है मैं उसी को समझ रहा था। जब दावत थी हमारी जो पीडीएम की हुकूमत थी तोड़ने का, नहीं जी पीछे जब मैंने अंदर वज़ीर आज़म हाउस देखा मेरी तो आंखें खुल गई। ऐसे तो मलका बरतानिया का जो है ना वो महल, और वो क्या चीज़ है उनके सामने। तो अगर आप इस गरीब मुल्क में, इस कंगाल मुल्क में, कर्जों में डूबा हुआ मुल्क में, महंगाई से पिसे हुए आवाम के मुल्क में अगर आपका वज़ीर आज़म हाउस, गवर्नर हाउस और ये सारा इस तरह है, तो आप मुझे बताओ 9 करोड़ की गाड़ियां, 10 लाख की मोबाइल में, तो बड़ा मुझे शौक लगा कि मोबाइल भी सरकारी पैसों से खरीदा जाता है। ऐसी बेहस लोग होते हैं। अच्छा कादर मनोहर साहब, पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की जमात रही है, अवाम की बात की, आज भी आपने हड़ताल की हमायत की, वाकई उनके मुतालबात माने। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के एहतजाज में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा गए और उन्होंने वहाँ पर खुल के हमायत का ऐलान किया, तो वहाँ पर भी आप गए, आपने ताजरों के हवाले से भी बात की, तो ये बात असम्बली के अंदर क्यों नहीं होती? जब वज़ीर आज़म से मुलाकात होती है तो उस वक्त क्यों नहीं कहते कि भाई होश के नाखून ले, इस तरह नहीं चलेगा? राना साहब आप यकीन करेंगे हर चीज में ना हमसे मशावरत नहीं की जाती है। जब हम शोर मचाते हैं तब जाके उनको होश आ जाता है कि भाई हाँ हमारी इत्यादी है। आप मुझे बताओ क्या क्या चीज, अगर ये यूटिलिटी स्टोर जहां शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने उनका बुनियाद रखा और कुछ 17-18 हज़ार मुलाजमीन, यानी मुलाजमीन ही घराने उनके मैशत पे आप पाँव रख रहे हैं, और ये प्रॉफिटेबल अदारा है चाहे कोर्ट के दौर में, आम दौर में, तो सवाल ये कि क्यों खत्म किया जा रहा है? आपने पीडब्ल्यूडी खत्म किए, बोलो करप्शन है, जबकि आप खुद उसी करप्शन में मुलव्वस थे। और फिर उसके बाद अब यूटिलिटी स्टोर में क्या मौत पड़ गई जो आपने ये कहा कि इनको खत्म किया जाए, वो तो प्रॉफिट दे रही थी। और फिर गरीब लोगों को जो सस्ते चीज और फिक्स और वो, हाँ अगर आपकी कुछ अफसरान करप्ट है तो उसके खिलाफ जरूर इंक्वायरी कर ले। तो सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा, अगर आप मेरी कमेटी का जिक्र करें जहां 4 लाख मुलाजमीन को मैंने रेगुलाइज किए, जो 35 साल से कच्चे मुलाजमीन डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे थे, उस वक्त भी नून लीग ने टांग अड़ाया था। उस वक्त भी नून लीग ने ब्यूरोक्रेसी के जरिए हाई कोर्ट से स्टे ली है, जो कि अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है। तो सवाल ये कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा गरीबों का, हमेशा मुलाजमीन का जो है ना वो सर कुचलने का काम किया, और पीपल्स पार्टी ने हमेशा साथ दिए, चाहे वो मेरी कमेटी की सूरत में या आज हमारा वक्त उनके पास जाने का। तो अब इससे ज्यादा आप ये देख लें कि हर चीज में हम उसको गिरबान पकड़ते हैं, तब जाके वो होश में आते हैं। मंदोखिल साहब, आपका लहजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के लहजे से कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है पिछले काफ़ी अरसे में। क्या पार्टी ने इतनी सख्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बैशिंग करने पे कोई आपको गाइडलाइन नहीं दी कि ज़रा हाथ हौला रखें? देखिए बड़ा दिलचस्प सवाल किया आपने। जब मिफ्ता इस्माइल को मैंने हराया और फिर उसके बाद उसको वफाकी वजीर बनाया और मुझे बिल्कुल आखिर में सीट दी गई है, तो मैं असेंबली से बाहर आके मैंने अंदर पूछा क्या क्राइटेरिया है, तो मैंने कहा भाई जो जीता उनको पीछे बिठा दिए, जो हारा उसको आगे बिठा के वफाकी वजीर बने। आप यकीन करेंगे मरियम नवाज साहिबा ने क़यादत से शिकायत की कि भाई ये आपका एमएनए इस तरह बातें करे। तो मैंने क़यादत के सामने कहा, मैंने कहा मैंने कौन सी गलत बात की है, मैंने तो ये बात की है। फिर वो क्या कहते हैं उसका इसहाक डार के हवाले से जो मुफ्ता इस्माइल ने बात की, मैंने वो बातें रिपीट की है, तो मेरी शिकायत लगा दी है। तो शिकायत लगाने दो,
मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं हमेशा आवाम की और गरीबों की बात कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब को भी सदारती अवार्ड मिल चुका है। मैं पाकिस्तान का पहला इंसानी हकूक अवार्ड याफ्ता हूँ। तो मैं तो ये बात करूंगा, अब मुस्लिम लीग नून को अच्छा लगे या बुरा लगे। नोहेल साहब, मियाँ साहब आप वापस जा रहे हैं लंदन, क्या हो गया इतनी जल्दी? जी, ये खबर मैंने भी सुनी है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि वापस जाने नहीं दे रहे, तो शायद आप क्यों राजी हो गई इस्टेब्लिशमेंट कि उनको जाने दे रहे हैं, और जाने अगर दे रहे हैं तो ठीक है चला जाए, क्योंकि वैसे उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अपनी भाई की हुकूमत से, उसी पार्टी की हुकूमत है, उनकी ओनरशिप को ऑन नहीं कर रही है। बेटी की हुकूमत पे ज्यादा जोर है। भाई बिजली के दाम महंगे करते हैं, IPPs की, जहाँ उनका बेटे उनकी दोस्तों की IPPs है, और भतीजी जो है ना वो कहते हैं नहीं जी हमने सब्सिडी दी है। जहां सिंध हुकूमत ने 25 अरब दिए। कल वज़ीर-ए-आला हाउस में बिलावल भुट्टो सरदारी साहब के सरबराही में इजलास है, और सोलर का ऐलान करने वाली सिंध हुकूमत 25 अरब लगे है। यानी अगर उसी मरियम नवाज साहिबा के रेशियो से देखा है तो हमें सिर्फ 10 अरब देने पड़ेंगे, मगर हमने वो भी 2 महीने के लिए, हम तो प्रैक्टिकली लाइफ टाइम के लिए 25 अरब, और कल इफ्तिताह होगा इंशाल्लाह, आप कल न्यूज़ देखेंगे। अच्छा मंदोखेल साहब, आप क्या समझते हैं कि आपने भी पिछले दिनों गालिबन ये बात की थी कि इस हुकूमत को अक्टूबर नवंबर तक संभलना होगा, इकदाम उठाना होंगे। अब जब ये बातें 2 महीने से हो रही थी और उसी बीच में फिर सितंबर के वस्त के अंदर नवाज शरीफ साहब की वापसी का मंजरनामा बन रहा है, अब चलें वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा, उसके पीछे कोई और लॉजिक है? देखिए, मेरी तो इतला ये है, बहुत सारे आप जैसे सीनियर लोगों से हमने सुना है कि नवाज शरीफ साहब तो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें नहीं करना चाह रहे। वही बात जो मैंने 2-3 महीने पहले आपकी और मुख्तलिफ चैनल में की है कि नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ को मजबूर करेंगे कौमी असम्बली तोड़ दे रहे। इसी वजह से वो वफाकी हुकूमत भी दिलचस्पी नहीं ले रहे और बेटी की हुकूमत भी दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि इस वक्त फॉर्म 47 के तहत ये बैठे हुए शहबाज शरीफ साहब भी, नवाज शरीफ साहब भी, मरियम बीबी भी, अता तारड़। आप सोच सकते हैं अता तारड़ बिलावल साहब के मुकाबले में जीत सकता है? अर्गिज नहीं। तो उस चीज को वाश करने के लिए, खत्म करने के लिए वो कौमी असम्बली का इलेक्शन कराना चाहते हैं दोबारा, क्योंकि पंजाब में 141 जनरल सीटें हैं, रिजर्व मिला के तो 250 बन जाते हैं और 169 पे वज़ीर आज़म बनता है। और शायद यही वजह है जो नवाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं नाराज होकर। शहबाज शरीफ शायद उसकी बात नहीं मान रहे कौमी असम्बली तोड़ने का। आपने अभी बहुत बड़ी बात की है, फार्म 47। आपने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम साहिबा और इन सब का कह दिया कि वही फार्म 47। तो फिर ये फार्म 47 जब आप भी कह रहे हैं तो ये भी बात दुरुस्त आप कह रहे हैं कि तारड़ साहब नहीं जीत सकते थे बिलावल साहब से, क्योंकि कुदरती हमारा दफ्तर भी जहाँ पे है वो बिलावल साहब का ही हल्का है, तो हम देख भी रहे थे। तो फिर ऐसे लोगों के साथ क्यों इत्तेहाद किया? देखिए राणा साहब, आप बताएं कि जब इलेक्शन हुआ न चाहते हुए भी हमने PTI को ऑफर किया। हमारे पास चॉइस नहीं थी, हम खुद हुकूमत बना नहीं सकते थे। PTI ने हमें गाली गलौज करते रहे, जिस हमेशा उनकी आदत है। 2018 में भी जो RTS सिस्टम जनरल फेज गैंग नेटवर्क ने बिठाया और इनको पाकिस्तान पे मुसल्लत किया, उस वक्त भी बिलावल साहब ने असम्बली के फ्लोर पे पहले स्पीच में कहा इमरान खान का दम बड़ा हम तुम्हारे साथ है। अब आप मुझे बताओ, उस वक्त भी हमारी बात टुकराई जो कि हमें आ रहा है जनरल फेज गैंग ने, और आज भी जब उनको फॉर्म 47 के तहत जो है ना उनको हुकूमत दी है, वो दी है। अच्छा, इसी में कादर मंदोहेल साहब यहीं पे थोड़ी माजरत से एक छोटा सा सवाल शामिल कर लीजिएगा। उस वक्त तो फैज हमीद ग्रुप था, अब फार्म 47 में सिकंदर हयात कौन, राजा सिकंदर ग्रुप है, कौन है? नहीं, मैं कहता हूँ आज भी जनरल फेज गैंग जो है ना वो नेटवर्क काम कर रही है। और देख रहे हैं जी कर रही है, आप देख रहे हैं ये जो 9 मई का है, ये सारी प्लान जनरल फेज की थी। नहीं, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन में अब फार्म 47 कौन कर गया? मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल फेज नेटवर्क है। मैं आप तो खुली बोल रहा हूँ ना आपके सामने। मैं ये नहीं कहूँ कि जनरल फेज अकेला था, उनके साथ लोग थे। अभी जब कोर्ट मार्शल होगा तो यकीनन बहुत सारे लोग पकड़े भी गए और आहिस्ता आहिस्ता मंजराम में भी आ जाएंगे। जब कोर्ट मार्शल होगा और फिर जब फौजी अदालत में मुकदमा चलेंगे तो फिर तो मजा आएगा, बहुत सारे इंकशाफात होंगे, फिर हकायक मंजर आम पे आएंगे और मालूम पड़ेगा कौन क्या करता रहा। बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने